दोस्तों, कुछ डॉक्टर आपको सस्ती दवाएं नहीं लिखते। आपको जानकर हैरानी होगी, भारत दुनिया के 93 देशों को सस्ती दवाएं बेचता है और पूरी दुनिया की 20% दवाइयों की ज़रूरत भारत ही पूरी करता है। तो भारत में दवाइयाँ इतनी महंगी क्यों हैं, वो भी इतनी महंगी कि मेडिकल बिल की वजह से हर साल हमारे देश में लगभग 4 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं। ब्रांडेड और जेनरिक दवाइयाँ क्या है और इनमें क्या फ़र्क है? कौन सी दवाएं सरकार की तय की गई कीमतों से ज़्यादा रेट पर नहीं बेची जा सकती? फेक मेडिसिन, अननेसेसरी सर्जरी, मतलब सर्जरी की जरूरत नहीं थी फिर भी डॉक्टर ने कर दी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, भारत दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट जेनरिक मेडिसिन एक्सपोर्टर है। दुनिया में जितनी भी जेनरिक दवाइयाँ यूज होती है उसका 20% भारत ही एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया को। इसके बावजूद भारत में ही 5.5 करोड़ लोग मेडिकल बिल की वजह से गरीब और करीब 4 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं हर साल। जब भारत दुनिया के 93 देशों को सस्ती दवाएं बेच सकता है तो अपने ही देश में क्यों हर साल करोड़ों लोग गरीब हो रहे हैं सिर्फ मेडिकल बिल की वजह से? ये बात समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि जेनरिक और ब्रांडेड मेडिसिन क्या होती हैं। किसी भी बीमारी की मेडिसिन बनाने के पीछे कई सालों की मेहनत और लाखों करोड़ रुपए की लागत होती है एक फार्मा कंपनी की। कई साल और लाखों रुपए लगाने के बाद भी कोई गारंटी नहीं होती कि मेडिसिन बन ही जाएगी, और अगर दवाई बन जाती है तो फार्मा कंपनी उस मेडिसिन को कम से कम 20 सालों के लिए पेटेंट करवा लेती है ताकि कोई दूसरा उनके फॉर्मूले को कॉपी करके सेम दवाई ना बना पाए। मेडिसिन बनाने में कई सालों की मेहनत और लाखों करोड़ रुपए लगाने के बाद करोड़ों रुपए एडवर्टाइजमेंट में भी लगाती है एक फार्मा कंपनी, जिसके बाद मार्केट में अपने नाम और अपने प्राइस पर मेडिसिन को बेचती है ताकि अपनी कॉस्ट निकाल पाए और प्रॉफिट कमा पाए। तो ऐसी मेडिसिन जो एक ब्रांड नेम से बेची जाती है उसको ब्रांडेड मेडिसिन कहा जाता है। जेनरिक मेडिसिन वो मेडिसिन होती है जिनका अपना कोई फेमस ब्रांड नेम नहीं होता, वो अपने सॉल्ट के नाम से ही बिकती है। ज्यादातर बुखार होने पर पैरासीटामोल खाई जाती है, तो पैरासीटामोल कोई ब्रांड नहीं होता बल्कि मेडिसिन का एक सॉल्ट मतलब इंग्रेडिएंट होता है, और यही सॉल्ट ब्रांडेड कंपनियों की मेडिसिन में भी मिलता है। जैसे एक दो ब्रांडेड मेडिसिन के नाम बताऊं तो डोलो 650, क्रोसिन, ये दोनों ब्रांडेड दवाइयां हैं और इन सब मेडिसिन के नाम हम सिर्फ एडवर्टाइजमेंट की वजह से ही जानते हैं, पर जेनरिक मेडिसिन की एडवर्टाइजमेंट ना के बराबर होती है। लोग आमतौर पर बुखार में पैरासीटामोल ही खाते हैं, तो अगर बुखार की जेनरिक दवाई लेनी होगी तो डॉक्टर सिर्फ पैरासीटामोल लिख सकते हैं और ये किसी भी ब्रांड की ली जा सकती है। पर वहीं ब्रांडेड मेडिसिन देनी होगी तो डॉक्टर किसी भी कंपनी की मेडिसिन लिख देगा, जैसे डोलो 650, क्रोसिन, इनमें भी पैरासीटामोल ही होता है और भी कई मेडिसिन है जिनमें पैरासीटामोल सॉल्ट होता है। अगर पैरासीटामोल की जेनरिक मेडिसिन लेंगे तो 60 पैसे से 1.5 रुपए में मिल जाएगी, वहीं अगर आप पैरासीटामोल किसी ब्रांड की लेंगे तो वो 2 रुपए से 38 रुपए के बीच में मिलेगी। कई लोगों को ये भी लगता है कि जेनरिक मेडिसिन इफेक्टिव नहीं होती या कम इफेक्टिव होती है। जेनरिक दवाइयाँ भी अच्छी और इफेक्टिव होती है। अगर जेनरिक मेडिसिन अच्छी क्वालिटी की नहीं होती और इफेक्टिव नहीं होती तो शायद दुनिया के 93 देश भारत से जेनरिक दवाइयाँ नहीं खरीद रहे होते। हमारे देश में लोगों की सोच है कि सस्ती चीज़ है तो खराब ही होगी, पर जेनरिक मेडिसिन के मामले में ऐसा नहीं है, क्योंकि जेनरिक मेडिसिन भी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO, फूड एंड ड्रग अथॉरिटीज़ FDA जैसी संस्थाओं से अप्रूवल के बाद ही मार्केट में बेची जाती है। तो अब सवाल ये आता है कि अगर क्वालिटी में फ़र्क नहीं होता तो ये फिर जेनरिक मेडिसिन इतनी सस्ती क्यों होती है? तो वो इसलिए क्योंकि अब इन दवाइयों की रिसर्च करने में करोड़ों रुपए नहीं लगेंगे और दवाई इफेक्टिव है तभी 20 साल से मार्केट में बिक रही थी। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जेनरिक दवाइयाँ वही दवाइयाँ होती है जिनका पेटेंट खत्म हो जाता है और उस मेडिसिन को अब कोई भी फार्मा कंपनी बेच सकती है अपने रेट पर, इसलिए जेनरिक दवाइयाँ सस्ती होती है ब्रांडेड दवाइयों के कंपैरिजन में। और सोचने वाली बात यह है कि भारत दुनिया के 93 देशों को सस्ती जेनरिक दवाइयाँ बेचता है, पर हमारे देश में ही हर केमिस्ट पर ये दवाइयाँ क्यों नहीं मिलती? आप लोगों को क्या लगता है? इस पर अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। क्यों कुछ डॉक्टर आपको सस्ती दवाएं नहीं लिखते? इसके पीछे कई कारण हैं। जैसे डॉक्टरों का कहना है कि जेनरिक दवाइयाँ हर जगह नहीं मिल पाती और कई दवाओं के सॉल्ट के नाम इतने बड़े और कॉम्प्लिकेटेड होते हैं जिस वजह से मेडिसिन के जेनरिक नाम लिखना मुश्किल होता है। पर वहीं अगर इसकी दूसरी साइड देखें तो डॉक्टरों को कमीशन मिलती है ब्रांडेड दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करने के लिए फार्मा कंपनी से, जैसे कि डोलो 650 के केस में देखा गया था। डोलो 650 मेडिसिन बनाने वाली कंपनी ने हज़ारों करोड़ रुपए के फ्रीबीज दिए थे डॉक्टर्स को। हालांकि आपको आज भी कई ऐसे डॉक्टर मिल जाएंगे जो बहुत ही सस्ती दवाइयाँ लिखते हैं अपने पेशेंट्स को और ब्रांडेड दवाइयों को सिर्फ तभी लिखते हैं जब उनका अल्टरनेटिव मार्केट में अवेलेबल नहीं होता। मतलब सारे डॉक्टर एक जैसे नहीं होते। पर इसके सॉल्यूशन की बात करें तो डॉक्टर को ब्रांडेड मेडिसिन के साथ जेनरिक दवाइयाँ भी लिखनी चाहिए और आप भी अपने डॉक्टर्स को बोल सकते हो जेनरिक दवाइयाँ लिखने के लिए। कौन सी दवाएं सरकार की तय की गई कीमतों से ज़्यादा MRP पर नहीं बेची जा सकती? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एसेंशियल मेडिसिन की एक लिस्ट निकालती है। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइस अथॉरिटी NPPA रेट तय करती है। ज़्यादातर दवाइयाँ होती है जिन्हें लाइफ सेविंग भी कहा जाता है, जैसे कैंसर, HIV, डायबिटीज़ को मिलाकर 384 दवाइयाँ हैं इस लिस्ट में। इसे नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन NLEM भी कहा जाता है। इन 384 मेडिसिन में जेनरिक दवाइयाँ तो होती ही हैं, पर इस लिस्ट में ब्रांडेड दवाइयों को भी शामिल किया गया और इस लिस्ट में सरकार ने इनके प्राइस तय किए हैं, जिससे कि कोई भी दुकानदार सरकार की तय कीमतों से ज़्यादा कीमत में इन दवाइयों को नहीं बेच सकते।
अगर आपको सारे मेडिसिन के नाम देखने हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वीडियो के एंड में देख सकते हो। फेक मेडिसिन, अननेसेसरी सर्जरी, मतलब जो सर्जरी टाली जा सकती थी पर डॉक्टर उसे भी कर देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, अभी 7 महीने पहले ही कलकत्ता में 20 मिलियन रुपए की नकली दवाइयाँ मिली थी और 2022 में दिल्ली में फेक मेडिसिन बनाने वाले एक इंटरनेशनल रैकेट का खुलासा हुआ था। टोटल 7 लोग पकड़े गए थे, जिसमें 2 इंजीनियर, 1 डॉक्टर और एक MBA किया हुआ बंदा शामिल था। WHO के अकॉर्डिंग हर साल 1 मिलियन लोग मर जाते हैं नकली दवाइयाँ खा के। भारत में 20% के करीब फार्मा प्रोडक्ट नकली बेचे जाते हैं, जिसमें दवाइयाँ भी शामिल है। मेडिसिन खरीदते टाइम अगर हम थोड़ा सा अलर्ट रहें तो फेक मेडिसिन से बचा जा सकता है। ज़्यादातर फेक मेडिसिन में एकदम मिलता जुलता नाम, पैकेजिंग, कलर होगा। दवाइयों के अलावा कई बार मैन्युफैक्चरर्स का नाम भी चेंज होता है, इसलिए दवाई का नाम हमेशा सही से देखें। आप दवाई की शेप को देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि मेडिसिन की शेप में इनकंसिस्टेंसी होती है, मतलब कि एक जैसी शेप की नहीं होगी। गोलियां थोड़े बहुत डिफरेंस देखने को मिल सकते हैं। दूसरा, दवाई का टेस्ट चेंज हो सकता है, तो हमेशा दवाई और मैन्युफैक्चरर का नाम सही से देखें। साथ ही हमेशा GST वाला बिल ज़रूर लें। सबसे बड़ी चीज़ है कि फेक मेडिसिन हमेशा सस्ती मिलेगी एक्चुअल मेडिसिन के रेट से, और बिल भी नहीं होगा GST वाला। और दवाई बेचने वाला आपको यही बोलेगा, और ये दवाई सस्ती भी इसीलिए ही पड़ रही है क्योंकि हम GST नहीं ले रहे। पर अगर आपको ऐसी नकली दवाइयों से बचना है तो GST वाला बिल ज़रूर लें। फेक मेडिसिन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है मार्केट में कि अब सरकार ने 300 ब्रांडेड दवाइयों पर भी QR कोड को मैंडेटरी कर दिया है। अननेसेसरी सर्जरी, मतलब कि ऐसी सर्जरी जिनकी ज़रूरत भी नहीं थी पेशेंट को, फिर भी डॉक्टर कर रहे हैं। एक स्टडी से पता चला कि जिन 12,500 लोगों को सर्जरी के लिए डॉक्टर ने रिकमेंड किया था, उनमें से लगभग 44% सर्जरी की ज़रूरत ही नहीं थी पेशेंट्स को। आजकल बड़े बड़े हॉस्पिटल कॉर्पोरेट कंपनियों की तरह काम करते हैं और इन हॉस्पिटल में डॉक्टरों के टारगेट होते हैं महीने के। एक पुणे बेस्ड NGO है साथी, सपोर्ट फॉर एडवोकेसी एंड ट्रेनिंग टू हेल्थ इनिशिएटिव। उन्होंने 78 सर्जनों से बात की और उनमें से कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के एक ऑर्थोपेडिक सर्जन ने बताया कि हमें महीने का टारगेट दिया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 5 में से 2 पेशेंट्स को ऐसे डॉक्टर सर्जरी के लिए कन्विंस भी कर लेते हैं। कुछ कॉमन सर्जरीज हैं जो मोस्टली अननेसेसरी की जाती हैं, जैसे मोतियाबिंद, नी रिप्लेसमेंट, C-सेक्शन, लोअर बैक ऑपरेशन। आपने कई बिजनेसेस में रेफरल प्रोग्राम तो सुना होगा, तो यहाँ हॉस्पिटल में भी यही काम चलता है डॉक्टर्स के लिए। आगे वीडियो में बताता हूँ। अननेसेसरी सर्जरी से बचने का तरीका है कि सबसे पहले तो आपको हेल्थ केयर हायरार्की समझनी चाहिए कि सबसे पहले प्राइमरी केयर फिजिशियन जो आपके पास के डॉक्टर होते हैं उनके पास जाना चाहिए, और अगर उनसे भी ठीक नहीं हो रहे हो तो स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। और अगर स्पेशलिस्ट सर्जरी का सजेशन दे उसके बाद भी सेकंड कंसल्टेशन जरूर करनी चाहिए, उसके बाद ही फाइनल डिसीजन ले, क्योंकि आजकल डॉक्टर्स को भी रेफरल मिलता है हॉस्पिटल में पेशेंट्स को भेजने के लिए। इसलिए आज से ही सेकंड सजेशन ज़रूर लिया करो किसी भी सर्जरी या महीनों चलने वाले ट्रीटमेंट्स में। दोस्तों, वीडियो से कुछ नया जाना या सीखा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।